नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज बात होगी एफसीआरए बिल आ रहा है, लेकिन कुछ खतरनाक इनपुट भी आ रहे हैं। बात सीजीआई तक पहुँच गई है। दूसरे, मोदी जी गालीबाजों को माफ़ कर सकते हैं। लगातार वो इस विषय पे वीडियो भी बना रहे हैं, बच्चों को माफ़ कर रहे हैं जिन्होंने उनको गालियाँ दी हैं, लेकिन अब लोग गालीबाजों के खिलाफ उठ रहे हैं। तीसरे, गालीबाजों के पीछे कौन है? कौन लोग उन्हें गालियों के डायलॉग लिख के दे रहे हैं? रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन एक बड़ा रीज़न एफसीआरए दिखाई दे रहा है। अब देखिए, राहुल गांधी परेशान है, अखिलेश यादव परेशान है, ममता बनर्जी परेशान है। क्यों? अगेन एफसीआरए। एफसीआरए से इनके गले क्यों सूखे हुए हैं? और एफसीआरए के कारण ही संसद में देखिए तमाशे हो रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी हों, आदेश प्रसाद हों, पप्पू यादव हों, सब नपते हुए नजर आ रहे हैं। वाराणसी में इन तीनों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। एफसीआरए का खौफ आप देखिए, अमेरिका और चीन तक इस बिल के आने से चिंतित है। आखिर क्यों? इसे समझते हैं। वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर लीजिए। मेरे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्र समर्पण से रितेश कश्यप जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रितेश जी। नमस्कार। धन्यवाद। और आपसे मेरा ये आग्रह भी है कि आप रितेश जी के चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। तो रितेश जी शुरू करते हैं। एफसीआरए का खौफ देखिए कहाँ तक पहुंच गया है। आखिर कोई इनपुट मिला है? मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिसे टिस भी कहते हैं, उन्होंने अपना 86वां दीक्षांत समारोह अचानक से टाल दिया। रातों रात स्टूडेंट्स को मेल जाते हैं और ये प्रोग्राम 2 अगस्त को होना था, यानी कि कल होना है ये प्रोग्राम। रजिस्ट्रार ने आधी रात को सभी बच्चों को मेल किए। कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात तो है कि पूरे देश भर में इन कॉकरोच का जो स्थिति है ना, पूरे देश भर में गंभीर तो है। इसको हम माने न माने, ये आपके ऊपर नहीं है, ये है। स्थिति खराब है और स्थिति खराब होने के पीछे ये है कि इनके पास एक बहुत बड़ा फंड है, इनके पास बहुत मोटा पैसा है और देने वाले लोग भी बहुत गंभीर लोग हैं, बहुत बड़े-बड़े लोग हैं और इनके लिए बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो इतना तो तय है कि जैसे जिस प्रकार से अभी धर्मेंद्र प्रधान निशाने पर लिए गए, उसके बाद अचानक से गडकरी जी को निशाने पर लिया गया, उसके बाद अब स्थिति है कि अब अमित शाह को निशाने पे लिया जा रहा है। तो इन तीनों को निशाने पर लेने के बाद इन कॉकरोचों का जो केंद्र बिंदु में था, जो सीजीआई थे, जो बार-बार ये कह रहा था कि कहा जाता है कि सीजीआई सूर्यकांत जी ने ही कॉकरोच शब्द की शुरुआत की और सूत्रधार बोल सकते हैं कि इन्होंने वो शब्द ना कहा होता तो शायद आज कॉकरोच जनता पार्टी नहीं बनती और वो मुद्दा नहीं होता। हो सकता है कुछ और होता, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। अगर ये नहीं बोले होते तो नहीं होता, ऐसा नहीं है। कॉकरोच की जगह कुछ और भी हो सकता था, बिल्ली जनता पार्टी, कुत्ता जनता पार्टी, लेकिन होता। लेकिन कॉकरोच जो शब्द है वो उनके सूत्रधार ये रहे। और आप ये समझिए कि किस तरीके से भारत के हर एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस पर हमला जो हो रहा है और ये जो तरीका है, जैसे चीफ गेस्ट सीजीआई होने के बावजूद ऑलरेडी वहां पर बहुत सारी सिक्योरिटी रहती, ऐसा नहीं है कि वो कम सिक्योरिटी रहती, लेकिन फिर भी कोई ऐसा तो इनपुट था, कोई ऐसा तो खुफिया इनपुट था जो जिनके निशाने पर ये थे। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि अब इनके निशाने पर अब इनको जो नापने का प्रयास किया गया या इनके ऊपर जो इनके हर एक डिटेल पर जो ये लोग वॉच कर रहे हैं, तो ये एक गंभीर संकेत तो देता है। और अगर कोई खुफिया इनपुट ऐसा आया है तो इतना तो तय है कि कल के डेट में इनके ऊपर आज भी नहीं, ऐसा नहीं है कि ये वहीं पर खतरे में है। इसका मतलब ये यहाँ भी खतरे में है, दिल्ली में भी खतरे में है, यानी ये निशाने पर हैं, कॉकरोचों के निशाने पर तो हैं ये। और सबके साथ-साथ ये इनको भी लोग टारगेट करने जा रहा है। तो निश्चित रूप से हमें ये देखना चाहिए भारत सरकार को भी, भारत सरकार की खुफिया एजेंसी तो ऑलरेडी रेडी है ही इन कॉकरोचों से निपटने के लिए, पूरा काला हिट, लाल हिट सब लेकर के बैठी हुई है। लेकिन ये एक बड़ा चिंतनीय विषय है और आपने बताया ना कि इसके पीछे कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं।
जैसे आपने एफसीआरए का नाम लिया है। एफसीआरए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको भी पता है कि विदेशों का पैसा भारत आता है और एफसीआरए के माध्यम से आता है। क्यों आता है? कहीं न कहीं सामने वाले का एक अपना एजेंडा होता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति, अगर आप हमको बिना मतलब का रोज़ हमें आप 5 लाख रुपया भेजिएगा या 1 महीने में हर महीने 5 लाख रुपया दीजिएगा और हम कुछ ना कर रहे हों, हम सिर्फ देश में घूम रहे हैं, तो किसी भी दिन आप हम तो आपके क्या बोलते हैं, मुरीद रहेंगे ना। आप हमें जो कहोगे मैं वो करूँगा। तो ये पैसे के कर्ज़े में, या जैसा बोलिए कि एक क्या बोलते हैं उसको, एहसान, उस एहसान के बदले में ये बाद बाद में भारत के हितों से समझौता करवाने वाले को तैयार कर सकते हैं। बस इसीलिए एफसीआरए के ऊपर खतरा है। एफसीआरए का कानून आ जाएगा, वो पैसा आना बंद हो जाएगा। तो जो विदेशी लोग हैं, जो विदेशी बड़े कॉकरोच हैं, उन कॉकरोचों को यहाँ के छोटे कॉकरोच की मदद मिलनी बंद हो जाएगी। अभी आप देख लीजिए कि जिस तरह से जंतर मंतर का फंडिंग होता है, किस तरीके से अभिजीत दीपके के ऊपर भी, अब आजकल तो देखिए एक न्यूज आया है कि अभिजीत दीपके के माता पिता के ऊपर जी। एफआईआर की बात हो रही है, शिकायत की बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन को गया है मामला। वेतन है माँ बाप का मात्र 60 से 65 हजार रुपये और बेटा को पढ़ाने भेज दिए हैं बॉस्टन। आप कल्पना कीजिए कि जहां बताया जाता है कि 30 लाख से 1 करोड़ के आसपास का कुछ मिला के ऐसा कहा गया है कि खर्च है, और ऐसे 1-1 करोड़ रुपए आप कहां से पैसा निकाल रहे हैं? और यही संदिग्ध वाली बात है कि भाई ये कहीं ना कहीं तो ये खेल है जिसके पीछे ये पैसा कहां से आया। अब इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, जब उन पे जांच बैठ रही है तो तुरंत बोलते हैं कि हमको भाजपा वाला दबाव बना रहा है। ये तो जो एक सिंपल सा लाइन है कि जब आपका चोरी पकड़ाया जाता है तो आप तुरंत आरोप लगाते हैं कि भाजपा वाले आपको आप पर दबाव बना रहे हैं, ताकि आप यहाँ पर विक्टिम कार्ड प्ले कर सके, अपने आप को एकदम निश्चल बता सके। भाई ठीक है, आपको भाजपा वाले ने प्रेशर दिया, भाजपा पॉलिटिकल पार्टी है, उसको तो पॉलिटिक्स करना है, लेकिन सवाल तो बनता है कि 60-65 हजार कमाने वाला व्यक्ति 1-1 करोड़ रुपया अमेरिका में पढ़ाई का खर्च कैसे कर रहा है? मान लिया कि भाजपा आपको परेशान कर रही है, लेकिन सवाल तो बनता है और ये जवाब तो आपको देना चाहिए कि आपने 1-1 करोड़ रुपया, कोई भी 60 हजार, अगर मेरा वेतन 60 हजार होगा तो बैंक भी हमको 1 करोड़ रुपए का लोन नहीं देगा। ये तो आप भी जानते हैं, सब लोग जानता है। तो भाई किस बेस पे आपको 1 करोड़ रुपए का लोन मिलेगा? तो लोन के हिसाब से तो है नहीं। और यही फंडिंग का जो विवाद है। और एक और रिपोर्ट भी आया है जिसमें ये भी पता चला है कि सौरभ दास जो है, जो रहता था यहाँ पे दिल्ली में कि कहीं पर, वो 9,000 स्क्वायर फीट के मकान में रहता है और 9,000 स्क्वायर फीट के मकान का जो मासिक किराया है वो 9 से 10 लाख रुपया है। आप बताइए, 9 से 10 लाख रुपया एक स्टूडेंट की बात करते हैं, हम तो स्टूडेंट हैं, तो एक स्टूडेंट 9 से 10 लाख रुपया किराया देता है। तो जब किराया में इतना खर्च करता है तो उसको फंड कितना आता होगा? ये सारे सवाल तो उठेंगे ही ना। और अगर उठ रहे हैं तो भाजपा परेशान कर रही है, ईडी परेशान कर रहा है। अरे भैया, ईडी परेशान तो आपको करेगा ही, आप इतना पैसा कहां से ला रहे हो? भाजपा अगर आपको परेशान कर रही है, आपको ज्वाइन होने के लिए बोल रही है, लेकिन एक बात तो है ना, आपके यहाँ आप भले ज्वाइन कर जाइए, हम फिर भी सवाल पूछेंगे अगर भाजपा में आप चले जाते हैं तो भी ये सवाल रह जाएगा कि भैया इतना पैसा आपके पास कहां से आया? इतना पैसा कैसे आया जो आप बॉस्टन में पढ़ाई कर रहे थे, आप 9 लाख 10 लाख रुपया महीने खर्च कर रहे हैं। अरे 10 लाख रुपया महीने खर्च कर रहे हैं मतलब किराया में दे रहे हैं, रहने खाने सिर्फ एक क्या बोलते हैं, रहने का खर्च है। तो आप कल्पना कीजिए कि किस तरह के लोगों के साथ हमारा सिस्टम, हमारा पूरा सिस्टम लड़ रहा है। चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे वो गडकरी जी हो, इनके निशाने पर ऐसे ही थोड़े ना है। और धर्मेंद्र प्रधान इतना आसानी से इस्तीफा देने वाले में से तो थे नहीं, बहुत बड़ा इनपुट आया था इनके पास। आज जो रोज हाई लेवल मीटिंग हो रही है और रोज रोज के रोज अगर डिस्कशन हो रहा है, अजीत डोभाल पहुंचे हुए हैं, विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं, वित्त मंत्री पहुंचे हुए, सारे लोग बैठ करके ये सब डिस्कशन करना पड़ रहा है। तो मतलब भारत पे कहीं ना कहीं कोई बड़ा खतरा का अंदेशा है, जिसको रोकने के लिए हमारे सरहद वाले सैनिक नहीं, सरहद के अंदर वाले ये लोकतंत्र के सैनिक खड़े हैं हमें बचाने के लिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले 3-4 दिन से तो देखिए लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। इधर सुबह से ही अमित शाह जी बैठ जाते हैं डोभाल साहब के साथ मीटिंग के लिए,
उसके बाद अपनी रिपोर्ट देते हैं मोदी जी को, उसके बाद मोदी जी मीटिंग शुरू करते हैं। तो इसका मतलब कोई बड़ा इनपुट है, जैसा कि अब ये प्रोग्राम टाला गया है ना, तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई कहीं से उनको इनपुट आया है कि इनको खतरा है। अब देखिए, बात वही आ जाती है कि ये जो तमाशबीन टाइप के लोग हैं, इन्हें क्या करना है? इन्हें तो नौटंकी करनी है। चाहे उनको पार्लियामेंट का परिसर मिल जाए, चाहे उनको सड़क मिल जाए। लेकिन जैसा कि आपने कहा, अब दीपिका के पेरेंट्स जो हैं वो भी निशाने पर हैं और सवाल तो बिल्कुल जायज़ सा बनता ही है। लेकिन देखिए रितेश जी, संसद में जो तमाशा किया है, ये राहुल गांधी को, ये दूसरे जो 2 लोग हैं, उनको अब बड़ा महँगा पड़ गया है, क्योंकि एफआईआर जी। वाराणसी में हो गई है। कैसा देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम जानते कैसे देखते हैं, सच्चाई बताते हैं। जी। कांग्रेस के निशाने पर थी सपा, ठीक है? कांग्रेस सपा को निपटाने की तैयारी कर रही है। और क्या है कि इस प्रकरण में क्या हुआ कि बिना मतलब का ही लाल टोपी वाले नप गए। देखिएगा तो कैसे वहां पर चंदा चोरी की नौटंकी कर कौन रहा है? पप्पू यादव, है ना? हालांकि वो वर्तमान में निर्दलीय विधायक है, लेकिन वो भाजपा सॉरी कांग्रेस के तो वो कार्यकर्ता हैं और वहां पर मजा ले रहे हैं राहुल गांधी। इनको वोट चाहिए। आपको पता है कि हिंदू वोट इनको करने वाला नहीं है, तो ये समझ रहे हैं कि सेकंड पार्टी का वोट इनको चाहिए। फायदा इनको होने वाला है यूपी चुनाव में। लेकिन वहां पर जो अचानक से ही इनके अंदर का हिंदुत्व जागा था सपा वालों के अंदर, इनका तो पूरा का पूरा हवा ही मतलब क्या बोलते इनके टायर को पंचर कर दिया। जी। साइकिल दोनों, एक नहीं दोनों टायर पंचर कर दिया इनका, इनके साइकिल का। कैसे? चंदा चोरी में आप वहां जाते हैं, आप भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, साधु संतों ने इनको वाराणसी में केस किया इनके ऊपर, इन जी। लोगों के ऊपर। तो साधु संत जो हैं वो तो किसी पार्टी के नहीं है, ये बात हिंदू समाज भी समझता है। और आपको एक बात बता देते हैं, कोलकाता में भवानीपुर में जहां पर ममता दीदी खड़ी होती है, वहां पर साधु संतों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था, जो मारपीट हुई जी, थी, जी। तो मैं उसको कवर करने गया, मैं वहां था उस दिन। तो ओके। वो जो उनकी रैली निकली थी 1.5-2 किलोमीटर की संतों की, उन्होंने उसी वक्त दे दिया, उसी वक्त बोला कि अब तो ममता दीदी तो गई। माने ये वो किसी शुभेंदु जी का प्रचार नहीं कर रहे थे, उनको उनका आक्रोश ममता के खिलाफ था। और भवानीपुर जो उनका एक सीट है, परमानेंट सीट है, वहां से उनको उखाड़ के फेंक दिया। तो साधु संत जब नाराज हो जाएंगे तो हिंदू समाज तो ऑटोमेटिक नाराज हो जाएगा। और ये चीज जो है डिम्पल यादव को समझ में आ गया कि कांग्रेस ने खेला कर दिया। अब जी, जी। कांग्रेस ने जो खेला किया, तो इसके बाद आज का बयान है कि पप्पू यादव तो मेरे सांसद, मेरे पार्टी के नहीं है। मतलब वो इनडायरेक्टली में हमें ये बोलना चाह रही थी। और बाकी हम आस्था का सम्मान करते हैं, श्रद्धा का सम्मान करते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने भी बोली। तो ये 2 मैसेज क्या बोलना चाह रहा है कि भैया ये जो पप्पू यादव है इससे मेरा कोई संबंध नहीं। दूसरा, हम आस्था का सम्मान करते हैं, तो उस पूरे नाटक या मंचीय जो कार्यक्रम है इससे भी कोई मतलब नहीं। आपको बता रहे हैं, ये चंदा चोरी का जो एक हवा उड़ाए हुए है, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम डिरेल हो चुका है। अब आपको स्पष्ट बता देते हैं, ये मुद्दा भी समाप्त हो गया है अब, क्योंकि कल की घटना से, ठीक है। और अब स्थिति ये होगी कि जो आगामी चुनाव है फूटने उत्तर फूटने प्रदेश का, शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो अब क्या बोलेंगे कि अब इनका शव यात्रा तो इनका निकला है, लेकिन असल में वो शोक यात्रा भी समझ लीजिए। आगामी चुनाव के बाद अब शोक यात्रा भी निकलेगा इनके साथ। बिल्कुल। एकदम स्पष्ट बता रहे हैं, ये पूरा निपटाने की तैयारी थी सपा को, जी। है ना? और जो चंदा जीवन में कभी पहुंचा नहीं अयोध्या, वो आदमी जी। वहां के नौटंकी में चंदा देकर के शो कर रहा है कि हाँ। अब आप सोच लीजिए क्या अच्छा, होने बड़ी वाला है। हैरानगी की बात है रितेश जी, जो हमने वहाँ पे लोग देखे, कनस्तर लेके बैठे हुए हैं, चंदा डाल रहे हैं, लाइक राहुल गांधी। इनमें से बाकी जो लाल टोपी वाले दिखाई दे रहे थे, उनमें से कोई भी तो श्री राम मंदिर नहीं गया है और नाटक कर रहे हैं ये। असल अच्छा, में यही थोड़ी-सी तो बात शर्म है। होती है, किसी को लिहाज़ होता है, वो भी इनकी कहीं खो गई लग रही है। अरे वहां पर जो दद्दा जैसा खड़ा थे, अवधेश प्रसाद, कि जी। अहम ब्रह्मस्मि, राम जी को
राम जी का फोटो उनके पैर के पास आया, अरे पप्पू यादव तो पप्पू है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं, वो डाल दिया, क्योंकि वो तो मानता भी है, ये भी मानता है कि हाँ मेरा, हम दूसरे मजहब में रहते तो ठीक था, मजहब की बहुत बड़ाई करता है। अवधेश प्रसाद तो भैया बोलते हैं कि हम ही अब अगला राम है, अयोध्या से हमने जीता है। उनको तो कम से कम ये काम रोकना चाहिए था कि भाई देखो देखो ये, अरे नौटंकी में ही सही, लेकिन राम जी का तस्वीर उठा लेते तो एक अलग मैसेज आता। मैं इनके पीआर स्टंट की बात कर रहा हूं जी, ये सारा कुछ तो पब्लिसिटी स्टंट ही था। तो पीआर वालों का भी तो कम से कम बुद्धि देना चाहिए था कि ऐसा होगा तो आप उठा लेना, बदनामी ना हो, बेइज्जती ना हो भगवान की। क्योंकि असल में इनका मकसद वो था ही नहीं। मकसद ये था कि सपा वालों को लाओ, इनको अपने साथ मिलाओ और राम का अपमान करो, राम के अवहेलना करो, तस्वीर को बदनाम करो। वोट तो हमको इनसे ऐसे भी नहीं मिलने वाला, इनके समर्थकों से या राम भक्तों से। वोट हमें चाहिए जो राम के भक्त नहीं है, तो सारे भी धर्मियों का वोट तो हमको मिल ही जाना है। तो बाकी अब सपा जो है, अगर अब इनसे कमिटमेंट नहीं करती है, आगे चुनाव में गठबंधन नहीं करती है, तब तो ये सपा और भी कहीं की नहीं रहेगी। क्योंकि हिंदू समाज तो देख लिया कि भैया लाल टोपी वाले यहाँ पर हैं, तो उसी को कवर अप करने के लिए, उस घाव में मरहम लगाने का काम ये डिंपल यादव करने आई थी। और ये देखिएगा, ये मैं बता रहा हूँ, ये चुनावी मुद्दा बन जाने वाला है इस बार यूपी के चुनाव में। भैया तुमने राम का अपमान किया है, और यही मुद्दा इस बार के यूपी चुनाव में होगा। अभी तो शव यात्रा और पुतला दहन हो रहा है, अब शोक यात्रा का इंतजार करिए। सही कह रहे हैं, राम जी जो है ये कहीं पे अपनी कृपा बरसाते हैं और कहीं पे जो है उनकी दृष्टि दूसरे तरीके की हो जाती है। जो तमाशे करेंगे तो उनके ऊपर तो फिर दृष्टि वैसी ही रहेगी ना श्री राम जी की। तो ना वांगचुक जी चले गए हैं, दिल्ली से लद्दाख पहुंच गए हैं। अब वहां से बड़े उनके गुड़ी गुड़ी बयान आ रहे हैं। क्या उनके इरादे बदल गए हैं जंतर मंतर का मंच छोड़ने के बाद? क्या उनकी कुछ नोकझोंक हो गई है दीपके से, या फिर कहिए कि आम आदमी पार्टी से? क्योंकि दीपके, हम जब बात कर रहे थे, आप जिक्र कर रहे थे उनके माता पिता का कि उन्होंने पढ़ाई पे कैसा पैसा खर्च किया होगा, तो आपको तो पता ही है कि शिक्षा मंत्री कौन थे आम आदमी पार्टी के? मनीष सिसोदिया। और मनीष सिसोदिया के साथ तमाम फोटोग्राफ्स हैं इनके। तो इनको फंडिंग की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि इनको तो देखिए, पन्नू पर हमने उस दिन वीडियो बनाया था, कितने जीरो थे उसमें, मतलब करीब करीब 6 जीरो शायद, हाँ 6 जीरो थे, कई 60 लाख कई करोड़ का वो जो है इनको फंडिंग देने वाला था, या दिया, मतलब गॉड नोज क्या हुआ उसका। तो इनको, इनकी पढ़ाई तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये तो मतलब एक तरीके से समझिए कि मनीष सिसोदिया कहिए और केजरीवाल कहिए, उन्हीं के ये साथ देखे जाते थे, चट्टे बट्टे उन्हीं के हैं बिल्कुल। और इनकी पढ़ाई लिखाई हो गई या नहीं हुई, वो भी उन्हीं को पता होगा। क्या पढ़ रहे थे, पढ़ लिख करके ये लोग करेंगे क्या? विषय सवाल तो ये भी है ना, ये लोग पढ़ लिख के करते क्या? जिनको कॉकरोच ही बनना था आगे बड़ा होके, बिन पढ़े भी कॉकरोच बन जाते। तो इनका तो लक्ष्य मिल गया कि ये कॉकरोच बनना है इनको। रही बात सोनम जी का, सोनम वांगचुक का तो दुख एकदम अलग लेवल का है। सोनम जी का दुख ये है कि अब उनको गाली दे रहे हैं लोग। अब गाली क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्हें भारतीय रेलवे की प्रशंसा कर दी। अब आप ये सोचिए कि हम किस तरह के विरोधी लोगों के बीच में बैठे हैं। ये जो ज्ञान चक्षु है वो सोनम जी का भी खुल गया होगा, उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि वो किस तरह के लोगों के बीच घिरे थे। एक कीड़ा होता है, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, वो ऐसा होता है, वो अपने पीछे से ही खाना शुरू करता है खुद को ही, और उसकी मौत वैसे ही होती है। ठीक है, तो वो ये जान ही नहीं रहे थे, ये जो कीड़े मकोड़े वाले सोच है ना, जो आज अपनों के नहीं है, अपनों को खाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। सोनम वांगचुक को ये अब गाली दे रहे हैं कि तुमने भारत सरकार की प्रशंसा कैसे कर दी। क्यों भाई? भारत रेलवे का सफर करोगे और वंदे भारत का सफर करोगे तो भाई भारतीय रेल का तो तुम्हें सम्मान करना होगा ना। सोनम वांगचुक भी ऐसे ही लोगों में से हैं कि शुरुआत में ठीक है, अच्छे अच्छे फॉलोअर्स उन्होंने गेन कर लिया ये नौटंकी करके,
कुछ दिन अपना वेट लॉस करके भी उनको लगा कि चलो अब हम एक सेलिब्रिटी बन गए हैं पूरे भारत में। और उससे पहले तो आमिर खान ने उनको सेलिब्रिटी बना ही दिया था, उनका पीआर बना करके, उनका फिल्म बना करके। तो ये सारी चीजें एक रणनीति के तहत होती है, और ये भी अब इनको भी लग रहा है कि अब मेरे हर एक जगह अमित पे शाह का जो खौफ है ना, अमित शाह का जो खौफ है वो कईयों को सोनम सुधार वांगचुक की देगा, तरह सुधार देता है सुधार है ये ना? ये एक्चुअली में सुधरे सुधरे से नजर आ रहे हैं ये, लेकिन हाँ, सुधरे हैं कि नहीं सुधरे हैं ये भविष्य के गर्भ में है। ये हम बिल्कुल, लोग नहीं बोल सकते हैं कि सुधर गए। हालांकि भाषा बिल्कुल। सुधरी हुई है, और इन्हें अभी रूल, देखिए रूल के हिसाब से अगर बात करें तो इस बात पे सोनम वांगचुक गलत नहीं बोल रहे हैं कि भैया जो सरकार ने किया है, जो बिल लाया है वो तो सही लाया है। अच्छा, इस बिल पर क्या है ना, सौरभ दास क्या कहता है इस बिल को लेकर के, आप सोचिए कि मतलब हमको विरोध करना है, चाहे वो कुछ भी बोल दें। अगर वो बोल देना कि हाँ भैया सुबह दोपहर शाम आपको खाना नहीं खाना है ना, तो ये लोग खाना खाना शुरू कर देंगे। अगर बोल देंगे खाना बंद कर दो, तो ये लोग खाना, मतलब जो भी कहेंगे ये लोग उल्टा करना है कुल मिला के। तो अब आपको बता देंगे का मतलब है कि अब ये लोग विरोध का रवैया अपनाए हुए हैं। सौरभ दास बोलता है कि एंटी पेपर लीक बिल जो लाया गया है उस वो तो आफ्टर चोरी है, आफ्टर लीक है, बीच में लीक ना हो इसके लिए क्या कर रही है सरकार। देखिए हर जगह पे सवाल उठा रहे हैं। ऐसा है, मैं एक सवाल करता हूं, हत्या का कानून बना हुआ है, हत्या नहीं हो रही है क्या? हत्या का कड़ा कानून बनते जाएगा तो हत्याएं रुकेंगी। कोई भी अपराध का कड़ा कानून बनता है तो अपराध पे लगाम लगता है। और बोलता है ये खुद को लॉयर कि हम बहुत बड़े, माने हम वकील हैं। इतनी बुद्धि भी नहीं है कि कोई कानून जब कड़ा होता है तो उसके डर से अपराध नहीं होता है। ठीक है, आप भी पत्रकार नहीं है, मैं भी पत्रकारिता करता हूं। आप ही बताओ कि अगर चोरी का सजा हाथ काट देना हो जाए, गर्दन काट देना हो जाए, तो चोर घूमेंगे आपके सड़कों पर? कहीं पर भी गलती से चोरी करेंगे तो भैया गलती से पकड़ा गया तो हाथ ही नहीं रहेगा हमारा, तो उस डर से चोरी रुकेगी। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि जब अपराध का सजा अगर कड़ा होगा तो अपराधों में भी कमी आएगी। इतनी बुद्धि नहीं है एक लॉयर साहब को, और इस तरह की बात ये करते हैं बेतुका। वही मैं बता रहा हूं, सोनम वांगचुक को यह बात समझ में आ गई है कि हाँ, रूल अच्छे आए हैं, बिल अच्छा आया है, कानून अच्छा आया है, सरकार की मंशा है कि बच्चों का हम सुरक्षा करें। साथ ही एक बात और बता देते हैं, मोदी जी का 12 बजे रोज रात में एक जी, ब्लास्ट कर देते हैं कि पूरा का पूरा जेनजी 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 भी बिखरा हुआ है। एकदम से अब वो समझ में आ गया। सोते-सोते जाग तो जाते हैं। खैर वो सोते ही नहीं, वो हाँ, समय उनका जागने का होता है। मोदी जी ने जागने बहुत का सोच समय समझ के वो होता है टाइम जेनजी रखा का, हुआ और है। ये मोदी जी अपना रोज एक एक मिलियंस में जी, बम फोड़ दे रहे हैं कि भैया देखो, आ जाओ जेनजी हमारे साथ। आज तो उन्होंने हुँ, माफ कर दिया 12 बजे रात में, हम सो रहे थे वो सबको माफ कर रहे थे। ठीक है, अब क्या है कि जेनजी के बीच में मोदी का क्रेज बढ़ने लगा। जितना उनका उनके व्यूअरशिप जो देखने को मिल रहा है, तो वो से ये समझ में आ रहा है कि जेनजी उनकी ओर झुक रहे हैं। तो जेनजी जब उनकी तरफ झुक जाएंगे तो ये सारे कॉकरोच जो हैं ये किसके भरोसे फिर काम करेंगे आगे? अरे ये एक कॉकरोच डर तो जो है। देखिए ना, हिट के बाद कहाँ जाते हैं, इधर-उधर घुस जाते हैं वो। ऐसे ऐसे ही ये बाकी तो धीरे-धीरे। सब माफी मांग ही रहे हैं कि जी, भैया माफ कर दो, गलती हो गया, गलती हो गया। तो अब बस। हम बोले ना कि एक बार एक राउंड ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे करके इन लोगों ने जो वो धारी होती है ना, चींटियों की धारी, उसमें एक लाइन फेर दिया है कि अब दिशाहीन हो गए सारे के सारे कॉकरोच। तो यही काम नरेंद्र मोदी अब कर रहे हैं कि एक तरफ से अमित शाह ने, धर्मेंद्र प्रधान ने ये सारा इस्तीफा दिलवा करके काम हो गया, दूसरी तरफ मोदी जी जेनजीज को अपनी तरफ खींच रहे हैं। सोनम को भी समझ में आ रहा है, दीपके को भी समझ में आ रहा है कि अब हमारा ये आंदोलन दोबारा हो नहीं सकता है, विवाद हम कर नहीं सकते हैं दोबारा। तो भाई अब किसी ना किसी तरीके से अब हमको हीरो बनना है। तो मोदी जी हमको बोल रहे हैं कि तुम भाजपा में आ जाओ, भाजपा बोल रही है कि हम तुम्हारे ऊपर ईडी भेज देंगे, ये भेज देंगे, ताकि लोग अब सवाल पूछना बंद कर दें। आप देखिए एक चीज बताते हैं, एक नैरेटिव समझिएगा। देश भर में जहां भी ईडी की छापेमारी हुई, सवाल ये नहीं पूछा गया कि कितनी छापेमारी हुई। बाकी लोग तो पूछते थे, लेकिन कांग्रेस और विरोधी विपक्ष के लोगों का क्या कहना था कि ये मत पूछो कि कितना निकला उनके घर से पैसा, ये पूछो कि वो क्यों विपक्ष के यहाँ छापेमारी हो रही है।
इसका मतलब वो ध्यान जनता का सवालों के माध्यम से भटकाना चाह रहे हैं। ठीक है, कल मैं देख रहा था कि जब ये वीडियो मेरा भी 2-3 जगह मैंने डाला ये कि भाई ये राम भगवान का अपमान है, तो मेरे कमेंट में जवाब आ रहा था मेरे फेसबुक वाले पेज वाले पे कि आप चंदा चोरी पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप चंदा चोरी की बात क्यों छुपा रहे हैं? चंदा चोरी हुआ है कि नहीं, आप सवाल का ये जवाब दो। मतलब उनको भगवान राम से कोई मतलब नहीं है, अगर अपमान हो गया तो हो गया, चंदा चोरी पे बात करो। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे समर्थकों को इन्होंने सिर्फ सवाल देके इनको तैयार कर रखा है। मैं बस ये बता रहा हूं, समर्थक अब वही सवाल करेंगे जो ये केंद्र में करेंगे और जो ये सवाल देंगे कि भैया तुमसे उसका जवाब मत पूछना, ये मत पूछना कि कितना रुपया सच में बरामद हुआ, कुछ रुपया छापेमारी में बरामद भी हुआ कि नहीं हुआ, ये नहीं सवाल आएगा। सवाल ये आएगा कि आप इस विषय में बोलो कि भाजपा के यहाँ छापा क्यों नहीं पड़ रहा है। अरे भाजपा के यहाँ छापा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, मैं उसकी बात क्यों करूं? ईडी छापामारी कर रही है, वहां से करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं, आखिर वो कहीं ना कहीं इनपुट तो आया होगा, तब तो छापामारी हुई। चंदा चोरी हुई है, चंदा चोरी करने वाले सब रावण के वंशज होंगे, सब विधर्मी हैं, तभी तो चंदा का चोरी कर रहे हैं। उस पर बनाना क्या है वीडियो हमको? चंदा चोरी तो हुआ और क्या कार्रवाई नहीं हुई तब ना वीडियो बनाएंगे कि भाजपा कार्रवाई नहीं कर रही है, चलो वीडियो बनाते हैं और एकदम सवाल पूछते हैं सरकार से। कार्रवाई हो रही है, सारे लोग जेल में हैं, सब लोगों से सवाल जवाब भी हो रहा है। हम सवाल ये कर रहे हैं कि राम का अपमान हुआ तो ये बोलेंगे कि आप चंदा चोरी पे क्यों नहीं बोल रहे। इस तरीके से ये लोग सवाल के बदले में एक सवाल खड़ा करते हैं और यही नैरेटिव के बेस पर पूरा का पूरा विपक्ष, पूरा का पूरा एंटी मोदी जो गैंग है वो काम कर रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रात को एक फोड़ते हैं जंजीस के लिए, अब देखिए कितने सारे जेंजी वीडियोज बॉम्ब। ऐसे हैं जिसमें, हाँ, तो वो कितने मतलब कितने सारे बच्चे जो हैं अपने माफी मांग रहे हैं। और कंगना रनौत ने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि वहाँ पे हमने कई पर्दानशीन लड़कियां भी देखी लेकिन उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, लेकिन हमारी बच्चियों को बरगलाया गया इसलिए उन्होंने इस तरीके के बयान दिए। और तमाम सारी बातें चल रही हैं। आपने रितेश जी मेरे शो के लिए समय निकाला और आपने ये जो जानकारी दी है, इनपुट मिला है सीजीआई के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने मेरे दर्शकों को बताया, मेरे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।